सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 9 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया रोड्स न्यूजीलैंड डिफेंस T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को बेसिकली 96 रन से हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ईरान क्लेरिक्स चूज न्यू सुप्रीम लीडर, US इजराइल स्ट्राइक सेट तेहरान फ्यूल डिपो अब्लेज। तो ईरान में वॉर के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर का नाम अनाउंस करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अयतुल्ला अली खामिनी एक हफ्ते पहले ही स्ट्राइक्स में मारे गए थे US और इसराइल की। तो यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने कहा है कि ईरान अपने वेस्ट एशिया के नेबर्स पर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक उनकी टेरिटरी से पहले हमला ना हो। फिर भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत और बहरीन, इन सब ने नए ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स रिपोर्ट किए। सऊदी अरेबिया में एक प्रोजेक्टाइल गिरने से एक इंडियन सिटीजन की भी मौत हो गई। तो ईरान ने वार्निंग दी है कि उसके पास 6 मंथ्स तक का मिसाइल और ड्रोन वॉर चलाने के रिसोर्सेज मौजूद हैं। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रेगुलेशंस टू इम्प्लीमेंट न्यू रूरल जॉब एक्ट येट टू बी फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के बारे में। तो इसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि 125 दिन का लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो इस बिल के अकॉर्डिंग हर रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को साल में 125 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट का लीगल गारंटी दिया जाएगा, अगर वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है तो। सेकंड है, यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि MG नरेगा पूरे देश के रूरल एरियाज में लागू था, लेकिन इस नए बिल। और यहाँ पर थर्ड बोलते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान। हर ग्राम पंचायत अपना डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, जिससे ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कंबाइन किया जाएगा और PM गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से लिंक किया जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग की बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच कॉस्ट शेयरिंग यहाँ पर 60:40 का होगा इस स्कीम में। और यहाँ पर जो फंड हर साल यूनियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर के बेसिस पर डिसाइड करेगी कि स्टेट को फंड्स उनको एलोकेट करेगी। इससे स्टेट की स्पेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर 6 बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल सीजन में ब्रेक्स हो सकते हैं, यानी कि स्टेट सोइंग या फिर हार्वेस्टिंग सीजन में 60 दिन तक का स्कीम का पॉज कर सकते हैं, ताकि खेती के लिए लेबर अवेलेबल रहे। और 7th यहाँ पर, अगर किसी वर्कर को 15 दिन के अंदर जो है काम नहीं मिलता तो स्टेट गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पर देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वन नेशन वन इलेक्शन रेमेडी वॉर्स देन डिजीज। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया ये है कि बेसिकली लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है एक साथ कराए जाएं। तो सरकार का कहना है कि इससे यहाँ पर खर्चा भी कम होगा, एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर को कम प्रेशर पड़ेगा, और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाने से गवर्नेंस में जो डिसरप्शन होता है वो भी कम होगा। लेकिन दुनिया के कुछ एग्जाम्पल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज देखने पर इस प्रपोजल पर काफ़ी सीरियस कंसर्न्स उठते हैं। उन्हीं एरियाज में यहाँ पर काम दिया जाएगा जिसे यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, मतलब स्कीम हर जगह ऑटोमेटिकली ये नहीं चलेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देते हैं। इंडोनेशिया ने 2019 में एक ही दिन नेशनल और लोकल इलेक्शंस कराए, ताकि कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट हुआ। लगभग 900 लोग जो पोल वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो गई, 5000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, और 2024 में भी 100 से ज़्यादा डेथ्स हुई। इसके बाद इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिसाइड किया कि 2029 से नेशनल और लोकल इलेक्शन अलग अलग होंगे, क्योंकि एक साथ इलेक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन और वोटर्स पर ओवरलोड पड़ता है। फिर यहाँ पर अदर दुनिया की डेमोक्रेसीज़ का एग्जांपल बताते हैं कि बहुत सारे जो फेडरल डेमोक्रेसीज़ में इलेक्शंस सिंक्रोनाइज़ नहीं होते। कनाडा में जो फेडरल इलेक्शंस हैं और प्रोविंशियल इलेक्शंस अलग-अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अलग-अलग होते हैं, क्योंकि स्टेट और फेडरल पार्लियामेंट की टर्म्स अलग-अलग हैं। जर्मनी में स्टेबिलिटी सिंक्रोनाइज़ेशन से नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आती है। तो इसलिए ग्लोबल प्रैक्टिस बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करती। फिर यहाँ पर 2024 में क्या हुआ, कोविंद कमेटी, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पर 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया। तो आर्टिकल का जो 82 क्लॉज ए है उसके थ्रू प्रेसिडेंट एक अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि सभी असेंबलीज जो हैं उनका टेन्योर लोकसभा के साइकिल के साथ अलाइन हो जाएगा। अगर कोई असेंबली बाद में इलेक्ट होती है तो उसका जो टर्म है वो शॉर्ट कर दिया जाएगा या ट्रंकेट कर दिया जाएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट जो है बीच में गिर जाती है तो जो उसका अनएक्सपायर्ड टर्म है, मतलब नई गवर्नमेंट सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए चलाई जाएगी। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ चैलेंजेस भी बताते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बोलते हैं कि फेडरलिज्म का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली SR बोमई का जो केस है 1994 में, उसमें कहा था कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है।
स्टेट्स अपनी डेमोक्रेटिक टाइमिंग उनकी होती है स्टेट्स की, वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है उनके मैंडेट्स को आर्टिफिशियली कट कर सकता है। सेकंड यहाँ पर बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में गवर्नमेंट तब तक रहती है जब तक उनके पास लेजिस्लेटिव मेजोरिटी हो। अगर मेजोरिटी गिर जाए तो अर्ली इलेक्शन होना नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, और वन नेशन वन इलेक्शन इसे इसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बना देता है। थर्ड बोलते हैं यहाँ पर अनएक्सपायर्ड टर्म इलेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि अगर मिड टर्म इलेक्शन हो और नई गवर्नमेंट सिर्फ 1-2 साल के लिए ही आए तो जो वोटर्स का मैंडेट है वो वीक हो जाता है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं करेगी कोई, और जो पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर फोर्थ बोलते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल का रिस्क रहेगा। अगर इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए तो प्रेसिडेंट्स रूल लंबा चल सकता है जो फेडरलिज्म को वीकन करेगा। और यहाँ पर फिफ्थ बोलते हैं कॉस्ट आर्गुमेंट वीक है। यहाँ पर इलेक्शन का जो टोटल खर्चा है जीडीपी का सिर्फ 0.02% से 0.05% होता है। इतना छोटा फिस्कल सेविंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा चेंज करना वो भी क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबल सोल्यूशन बताते हैं कि इलेक्शन को कंप्लीट साइमल्टेनियस करने की जगह लिमिटेड सिंक्रोनाइजेशन एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सभी इलेक्शंस एक साथ कराने की जगह कुछ इलेक्शंस जो है वो अलाइन किए जा सकते हैं। इलेक्टोरल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, डिजिटल लॉजिस्टिक्स और फेज्ड इलेक्शन को और एफिशिएंट यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर और जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को प्रिजर्व करते हुए रिफॉर्म्स ये सब किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरल और डेमोक्रेटिक रिस्क काफ़ी बड़े हैं। इंडोनेशिया का एक्सपीरियंस भी दिखाता है कि एक्सट्रीम सिंक्रोनाइजेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का टूल समझना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के तौर पर देखना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द न्यू कनाडा इंडिया इकोनॉमिक अलाइनमेंट इमर्जेस। तो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बेसिकली फरवरी और मार्च 2026 में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट विजिट किया। ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था बल्कि इकोनॉमिक और कॉमर्शियल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए था। तो विजिट का शुरुआत यहाँ पर मुंबई में इंडिया बिजनेस लीडर्स से मीटिंग शुरू हुई। बाद में न्यू दिल्ली में पीएम मोदी के साथ पॉलिसी डिस्कशंस हुए। तो इस विजिट का मेन मैसेज था कि इंडिया की जो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ में से एक बन चुकी है, और कनाडा इस अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है। पहले कनाडा इंडिया रिलेशंस कई बार पॉलिटिकल टेंशन्स और लिमिटेड एंगेजमेंट से अफेक्टेड रहे हैं, लेकिन इस विजिट से दोनों कंट्रीज़ ने रिलेशनशिप को रीसेट करने पर इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाने का सिग्नल दिया है। इसका सबसे बड़ा स्टेप है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस को दोबारा स्टार्ट करना। दोनों कंट्रीज़ का टारगेट है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको 2026 के एंड तक फाइनलाइज किया जाए, और जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2030 तक 70 बिलियन डॉलर्स तक डबल किया जाए। तो अगर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कनाडा के मार्केट्स ओपन होंगे, ट्रेड बैरियर्स कम होंगे और इंडियन इन्वेस्टर्स को क्लियर रूल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स सेक्टर में भी बड़ा कॉपरेशन पॉसिबल है। कनाडा यहाँ पर ऑयल, गैस, यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स का मेजर सप्लायर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसका एग्जांपल है इंडिया और कैनेडियन कंपनी, जो कैनेडियन कंपनी कैमिको नाम है, उसके बीच $2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई हुआ है इंडिया और इस कंपनी के बीच में, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गई, कनाडा में इन्वेस्ट कर रही है। कनाडा के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च हब्स, स्टेबल रेगुलेशंस और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट का एक्सेस है, जो इंडियन टेक फर्म्स के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर बोलते हैं कि सन लाइफ, आदित्य बिरला जैसे जॉइंट वेंचर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल एग्जांपल हैं इसके, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में भी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। कैसे कैनेडियन जो पेंशन फंड है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया है। तो कंपनीज जैसे यहाँ पर ब्रूकफील्ड और फेयरफैक्स इंडिया टेलीकॉम टावर्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, और आगे चलकर दोनों कंट्रीज अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है और भी ज़्यादा डीपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम है, उन्होंने पीएम मोदी को कनाडा का इनविटेशन भी दिया है, जिससे दोनों कंट्रीज़ का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो बिज़नेस है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द नीड टू रिकॉग्नाइज वॉलंटियर केयर वर्क। तो यहाँ पर यूनियन बजट 2026 और 2027 में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग
केयर इकोसिस्टम बनाने का प्लान दिया है, जिसमें कि 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। और ये ट्रेनिंग यहाँ पर जेरियाट्रिक केयर, हेल्थ केयर और अलाइड सर्विसेज में होगी और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगी। तो इंडिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है और हेल्थ केयर नीड्स बढ़ रही हैं, इसीलिए ट्रेंड केयर गिवर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन इस पॉलिसी में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब गवर्नमेंट ने नए केयर गिवर्स ट्रेन करने की बात कर रही है, तो वो ऑलरेडी ये 50 लाख से ज़्यादा वुमेन वर्कर्स पर, जिसमें कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन वो ऑलरेडी इनको नहीं दे रही है। यहाँ पर चैलेंजेस की बात करते हैं कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो मिड डे मील वर्कर हैं, ये बेसिकली इंडिया के हेल्थ, न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर सिस्टम की बैकबोन है। और ये प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग, चाइल्ड न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जैसे इंपॉर्टेंट काम करती हैं। लेकिन उन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। इन्हें रेगुलर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी या फिर पेड लीव या मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। और सेकंड यहाँ पर चैलेंज बोलते हैं कि लो इनकम एंड इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन वर्कर्स को सिर्फ छोटा सा ऑनरेरियम मिलता है जो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। कुछ स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत हो गई, श्रम योगी मानधन हो गया, इनसे लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं देता है। फिर यहाँ पर थर्ड बोलते हैं कि इंडिया में केयर वर्क को ट्रेडिशनली वुमेन का नेचुरल ड्यूटी माना जाता है। 2024 टाइम सर्वे बेसिकली उसके अकॉर्डिंग 41% वुमेन्स यहाँ पर डेली 140 मिनट की केयर वर्क करती हैं, जबकि मेन सिर्फ 74 मिनट्स। तो इसी वजह से केयर वर्क को बेसिकली स्किल्ड लेबर नहीं माना जाता और वेजेस यहाँ पर इसके लिए काफ़ी लो रहती हैं। यहाँ पे फोर्थ चैलेंज की बात करते हैं कि बजट में न्यू केयर गिवर्स ट्रेन करने पर फोकस है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स है उसको अपग्रेड करना या इंटीग्रेट करने की कोई भी क्लियर स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं है। कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर जो वॉलंटियर का टैग है उसको हटाया जाए पहले, कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो वॉलंटियर की जगह फॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का स्टेटस दिया जाना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर परमानेंट जॉब्स और फेयर वेजेस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो 2025 का धर्म सिंह केस है, उसने कहा कि जो काम परमानेंट नेचर का हो उसे टेम्परेरी नहीं रखा जा सकता। तो इस बेसिस पर वर्कर को यहाँ पर रेगुलर पोस्ट और फेयर वेजेस सैलरी मिलनी चाहिए। थर्ड, स्किल अपग्रेडेशन, यानी गवर्नमेंट को के जो प्रपोज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको एग्जिस्टिंग आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ताकि उनकी स्किल फॉर्मली रिकॉग्नाइज हो। और यहाँ पर फोर्थ बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिसी मेकिंग में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो 5R फ्रेमवर्क है, रिकॉग्नाइज, रिड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवॉर्ड और रिप्रेजेंट, तो इसके अकॉर्डिंग केयर गिवर्स को यहाँ पर पॉलिसी डिसीजन में वॉइस मिलनी चाहिए। तो कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि इंडिया अगर ग्लोबल हेल्थ पावर बनना चाहता है, तो उसे अपनी एग्जिस्टिंग वुमेन केयर वर्कफोर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और फेयरली कंपनसेट करना होगा। और नई ट्रेनिंग के साथ साथ एग्जिस्टिंग वर्कर्स की जो डिग्निटी है और सिक्योरिटी है, उसको भी इंश्योर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, वाई आर द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू सिटीज स्टिल सो लिमिटेड। तो यहाँ पर इंडिया के अर्बन सेंटर्स बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन इंजन्स बन चुके हैं और आज लगभग 90% जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है और 67% जीडीपी सिटीज़ से जनरेट होता है। तो इसके बावजूद 16 फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है और उनसे कहा है कि वो अपनी ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाएं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया और यूज़र चार्जेस। तो यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन जो था 2021 से 2026 के बीच का, उसके दौरान सिटीज़ को लगभग यहाँ पर 1.2 टू 1.3 लाख करोड़ मिला था, जो कि जीडीपी का सिर्फ 0.12 टू 0.13% था। और 16 फाइनेंस कमीशन में अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए यहाँ पर 3.56 लाख करोड़ एलोकेट किया गया, यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए पर ईयर। लेकिन तब तक इंडिया का जीडीपी का जो साइज़ है टोटल 400 लाख करोड़ तक पहुँच गया, इसीलिए सिटीज़ को मिलने वाला जो शेयर है जीडीपी के प्रोपोर्शन में लगभग सेम ही रहेगा। तो अर्बन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। 2020 में लगभग 470 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन थी, जो 2030 तक 600 मिलियन पॉपुलेशन के पास पहुंच सकती है। तो इसलिए पर कैपिटा फंडिंग सिटीज़ के लिए इफेक्टिवली स्टैग्नेंट या कम हो सकती है। तो मेजर चैलेंजेस की बात करें यहाँ पर, तो लो फिस्कल डेवोल्यूशन, यानी सिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर है, फिर भी उन्हें जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत कम फंड्स मिलते हैं। सेकंड, यहाँ पर अनस्पेंट फंड्स की बात करते हैं, यानी कि 15 फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स में से लगभग 90,000 टू 95,000 करोड़ अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं हुआ है।
तीसरा बोलते हैं टाइड ग्रांट्स प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे फंड्स यहाँ पर वाटर, सैनिटेशन जैसे जो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए टाइड होते हैं, जिससे सिटीज़ की जो फिजिकल ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फोर्थ बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस कंडीशन, यानी कि 20% जो ग्रांट्स तभी मिलते हैं जब सिटीज़ यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स, यूज़र चार्जेस बढ़ाकर 1200 रुपए पर हाउस होल्ड रेवेन्यू जनरेट करें। और फिफ्थ बोलते हैं यहाँ पे फेडरल कंसर्न्स, यानी कि जो पेरी अर्बन विलेजेस हैं आसपास के, उनको सिटीज़ में मर्ज करने के लिए न्यू इंसेंटिव्स दिए गए हैं। लेकिन अर्बन प्लानिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। और फिर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं। सॉल्यूशन में बेसिकली बताते हैं कि सिटीज़ को ज़्यादा फिजिकल ऑटोनॉमी और अनटाइड ग्रांट्स मिलने चाहिए। सेकंड बताते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। थर्ड बताते हैं कि सेंटर को बेसिकली सिटीज़ के लिए लार्ज शेयर ऑफ फंड्स और क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए बेसिकली स्टेट और जो सिटीज़ को प्लानिंग में और ज़्यादा रोल दिया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन में यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिटीज़ बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन है, और इसलिए फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि सिटीज़ को एडिक्वेट फंडिंग, ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर मिले, ताकि वो अपना डेवलपमेंट खुद प्लान कर सकें। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे रेलवे लॉन्चेस ऐप फॉर वुमेन स्टाफ टू रिपोर्ट हरासमेंट। तो यहाँ पर एक नए ऐप के बारे में है, शाइन ऐप। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम यहाँ पर शाइन है, और इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ऑपरेशनल किया गया है। और ये ऐप 1997 में विशाखा गाइडलाइंस और वर्कप्लेस सेफ्टी रूल्स को सपोर्ट करता है। शाइन के थ्रू यहाँ पर जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं एचआरएमएस पर कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। तो इसमें एक स्पेशल फीचर भी है जिसमें कि विजिटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, स्टूडेंट्स या आउटसाइडर्स के बिहाफ पर भी कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वाल्मीकि कम्युनिटी टू प्रोटेस्ट फॉर रेजिंग कोटा। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट पर रिजर्वेशन इशू को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। दलित लेफ्ट एक्टिव कम्युनिटीज़ ने 56,432 पोस्ट की रिक्रूटमेंट में इंटरनल रिजर्वेशन की डिमांड की है। इसी बीच जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, जो स्टेट की सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, उसने अपना जो कोटा है 7% से घटाकर उनका 3% करने के जो फैसला है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया टैप्स ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज एज कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया ड्रैग्स ऑन। तो वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर मूवमेंट रुकने के रिस्क को देखते हुए इंडियन रिफाइनर्स ने ऑल्टरनेटिव क्रूड ऑयल सोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिया है। रिफाइनर्स अब यूएस, रशिया और वेस्ट अफ्रीका में एडिशनल क्रूड कार्गोज के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ताकि ऑयल सप्लाईज में डिसरप्शंस ना हो। इंडिया अपना 88% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, और फरवरी में लगभग आधी सप्लाई जो है, हाफ ऑफ द सप्लाई हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आई थी। यूएस ने यहाँ पर रशियन ऑयल पर 30 दिन का वेवर दिया है, जिससे इंडिया को रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का एक और ऑप्शन मिल गया है। और फिलहाल इंडिया के पास लगभग 50 दिन का ऑयल इन्वेंट्री मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर सप्लाई मैनेज हो सकती है, लेकिन वॉर के चलते जो ऑयल प्राइसेस हैं, फ्रीट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने से इंडिया का इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे चीताज मूविंग फॉर फ्रॉम कुन्नू टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर एनटीसी है। तो यहाँ पर दो चीता बेसिकली KP2 और KP3 जो 2022 में अफ्रीका से लाए गए चीता थे, उनके कब्स हैं, वो कुन्नू नेशनल पार्क जो एमपी में है वहां से 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करके राजस्थान पहुंच गए। एनटीसीए ने कहा है कि कुन्नू नेशनल पार्क से राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट का जो मूवमेंट है उनका नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर है, और इन्हें सैटेलाइट ट्रैकिंग और रेडियो कॉलर्स में से मॉनिटर किया जा रहा है। तो रेडियो कॉलर्स में गले में कॉलर टाइप का डाल देते हैं, जिससे कि वो ट्रैक करते हैं उनका मूवमेंट। और एनटीसीए के मुताबिक यहाँ पर चीता का जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है नॉर्मल है, और इसीलिए कुन्नू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लान बनाया गया है। और प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ पर 2022 से नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, इन जगह से 29 चीताज इंडिया लाए गए, जिसमें से 9 की डेथ हो चुकी है, और इन चीताज से यहाँ पर 28 कब्स भी इंडिया में बॉर्न हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू फ्रेम रूल्स टू बैन हॉस्टाइल डॉग ब्रीड्स। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पेट्स एंड कम्युनिटी डॉग बाय लॉज बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस पैनल का काम है एग्रेसिव और डेंजरस डॉग ब्रीड्स को रेगुलेट करना या फिर बैन करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार करना।
तो यूनियन गवर्नमेंट की एक कम्युनिटी ने यहाँ पर कमिटी ने कुछ डॉग ब्रीड्स को फेरोशियस और ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस बताया था, और उनकी जो इम्पोर्ट है, ब्रीडिंग है और सेल है उस पर बैन रेकमेंड किया था। तो एक्सपर्ट पैनल अब एग्जिस्टिंग रूल्स को रिव्यू करेगा और उनकी ओनरशिप, हैंडलिंग और एनफोर्समेंट के एसओपीज भी ड्राफ्ट करेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे जयशंकर टू मेक स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में बेसिकली वेस्ट एशिया सिचुएशन पर स्टेटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि ऑपोजिशन और कई सारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने गवर्नमेंट की साइलेंस पर क्रिटिसिज्म किया है। ऑपोजिशन का कहना है कि बेसिकली इंडिया ने यूएस इजराइल का जो वॉर ईरान पे अटैक है उसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि ईरान के गल्फ कंट्रीज पर अटैक को कंडेम किया गया है। फिर यहाँ पर असम एंड मणिपुर अनाउंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर वुमेन। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यहाँ पर असम और मणिपुर गवर्नमेंट ने वुमेन और उनकी फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम अनाउंस की है। तो असम में यहाँ पर अरुणोदय स्कीम के तहत लगभग यहाँ पर 40 लाख फैमिलीज को 9,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा उनको। वहीं पर जो मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित वुमेन है उनके लिए 350 करोड़ रुपए का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वुमेन्स आर की टू नेशनल प्रोग्रेस, प्रेसिडेंट मुर्मू। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वुमेन सिर्फ सोसाइटी की फाउंडेशन नहीं बल्कि नेशन की फ्यूचर बिल्डर भी हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया कि एजुकेटेड, सेल्फ रिलायंट और एम्पावर्ड वुमेन किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि वुमेन सर्विस, डेडिकेशन, करेज और पेशेंस जैसी क्वालिटीज़ में कई बार मेन से भी आगे होती हैं। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पंजाब रोल्स आउट मंथली स्टाइपेंड फॉर वुमेन बिफोर असेंबली पोल्स। तो यहाँ पर पंजाब बेसिकली बजट 2026 और 2026-27 में नई स्कीम जिसका नाम मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतिकार योजना है, उसे वो अनाउंस की। और इस स्कीम के तहत पंजाब की हर एडल्ट वुमेन जो 18 साल से ऊपर की है उसको 1,000 रुपये का मंथली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा। वहीं पर शेड्यूल कास्ट जो वुमेन्स हैं उनको 1,500 रुपये तक पर मंथ मिलेंगे, और सिर्फ कुछ कैटेगरीज जैसे कि करंट या पास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एमपी, एमएलएज और इनकम टैक्स पेज इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हिमाचल प्लान्स कोटा फॉर वुमेन इन क्लास 3 जॉब्स। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्लास 3 गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए 25% तक का रिजर्वेशन गारंटी करने के लिए नया लॉ लाएगी, और ये अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ली गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हाउ ड्यूटी कट्स इन कैंसर ड्रग विल ईज बर्डन फॉर पेशेंट्स। तो यहाँ पर इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट सबसे महंगी बीमारियों में से एक है। एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जहाँ पर 20,000 रुपये तक होती है, वहीं पर कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा यहाँ पर 21,000 पर विजिट तक पहुँच जाता है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 और 2027 के बजट में गवर्नमेंट ने 17 कैंसर मेडिसिन पर जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी वो हटा दी है, जिससे ट्रीटमेंट थोड़ा अफोर्डेबल हो सके। और यहाँ पर डेटा के हिसाब से 1990 से 2023 के बीच में इंडिया में कैंसर केसेस 26.4% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं। फर्स्ट है कि जो राइजिंग कैंसर केसेस, यानी कि कैंसर इंसिडेंसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर पड़ रहा है। सेकंड, हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल बिल्स का 40 से 50% का हिस्सा मेडिसिन पर खर्च होता है, स्पेशली पब्लिक हॉस्पिटल्स में। थर्ड, यहाँ पर बोलते हैं कि रूरल अर्बन गैप, यानी कि रूरल एरियाज़ में ट्रीटमेंट और ज़्यादा एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है पुअर्स पे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट का जो रिलेटिव कॉस्ट है बहुत हाई है, जो पुअर पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पे इसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी रिमूवल, यानी कि 17 जो कैंसर ड्रग्स पर ड्यूटी हटाने से मेडिसिन सस्ती होगी और ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगा। सेकेंड, यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन का प्रमोशन हो। गवर्नमेंट को जेनेरिक और अफोर्डेबल मेडिसिन को प्रमोट करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में भी कैंसर डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ानी होंगी। फोर्थ, यहाँ पर बोलते हैं इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत को स्ट्रेंथन करके कैंसर ट्रीटमेंट को कवर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि कैंसर केसेस बढ़ने के साथ साथ जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। बजट में ड्यूटी रिमूवल एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन, बेटर पब्लिक हॉस्पिटल्स और वाइडर इंश्योरेंस कवरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और फिर जो नेक्स्ट है, वाई डिड यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ट्रम्प्स टैरिफ।
तो यहाँ पर 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जिसमें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2025 में लगाया गया जो स्वीपिंग टैरिफ है उनको उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और ट्रंप ने इन टैरिफ्स को लगाने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का यूज़ किया था। और ये लॉ प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेगुलेट करने की पावर देता है, जैसे सैंक्शंस या फिर पावर जो फॉरेन एसेट्स है उनको फ्रीज करना। तो लेकिन कोर्ट्स ने कहा कि इस लॉ के अंडर टैरिफ्स लगाने का पावर नहीं दिया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रग ट्रैफिकिंग और ट्रेड इम्बैलेंस को नेशनल इमरजेंसी बताकर कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ, चाइना पर 10% टैरिफ और कई कंट्रीज पर ड्यूटीज लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6-3 जजमेंट में कहा था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो टैरिफ्स हैं और टैक्सेस लगाने का पावर कांग्रेस के पास होता है, इसलिए प्रेसिडेंट बिना क्लियर कांग्रेशनल अप्रूवल के इतने बड़े ब्रॉड टैरिफ्स नहीं लगा सकते। और इस डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट के पास जो पावर टैरिफ लगाने के कुछ और लीगल ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रेड एक्ट 1974 का जो सेक्शन 122 है और 301 है, या फिर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 सेक्शन 232 है। ये जजमेंट बेसिकली फ्यूचर प्रेसिडेंट्स के लिए इमरजेंसी पावर का मिसयूज पर एक क्लियर लीगल बाउंड्री सेट करता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन कॉट बिटवीन स्टैंडर्ड पावर एंड इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। तो यहाँ पर इंडिया ने सोलर और विंड जैसे विंड पावर प्लांट बहुत तेजी से बना लिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्लांट्स से लेकर सिटीज तक ले जाने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और ग्रिड सिस्टम है उतनी तेजी से रेडी नहीं हो पा रही हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारी जो सोलर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बना रही हैं, लेकिन ग्रिड में यहाँ पर जगह ना होने की वजह से लगभग 4000 जो मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी है उसको भेजा ही नहीं जा पा रहा सिटीज़ तक। इसका मतलब पावर प्लांट्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम उसे यूज़ नहीं कर पा रहा। और जो बड़े-बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, पावर हाईवेज़ वो बनाए गए हैं, वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 15 से 20% यूज़ कर रहे हैं। इससे जो प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि डेवलपर्स को बेसिकली नुकसान होता है, कंज्यूमर्स का जो पैसा भी वेस्ट होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पर उसका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ये पूरा बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बनाने की न तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बनाने की नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसको एफिशिएंटली ग्रिड के थ्रू भेजने और मैनेज करने की है। इसीलिए गवर्नमेंट और जो ग्रिड ऑपरेटर्स को सिस्टम को बेटर मैनेज करना होगा ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे विद एन आई ऑन ट्रम्प्स विजिट चाइना वेज ईरान रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर चाइना बेसिकली ईरान क्राइसिस पर अपनी रिस्पॉन्स केयरफुली बैलेंस कर रहा है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग विजिट नेक्स्ट मंथ शेड्यूल है और चाइना जाने वाले हैं वो। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने वॉर को ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो होना ही नहीं चाहिए था वो बताया है और मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने की अपील की है। साथ ही चाइना ने यूएस के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने की इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट की है। तो यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया और चाइना रिलेशन को भी एक पॉजिटिव स्टेप बताया है और ब्रिक्स कॉपरेशन पर जोर दिया। तो चाइना का फोकस अब यहाँ पर ग्लोबल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बैलेंस डिप्लोमेसी पर बेस्ड है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे यूएस बिगन्स यूजिंग यूके बेसिस फॉर ईरान ऑपरेशंस स्टारमर ट्रम्प होल्ड कॉल। तो यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट एशिया पर फ़ोन पर बात की, जबकि पहले ट्रंप ने स्टारमर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो ब्रिटेन ने शुरू में यूएस और इजराइल के जो ईरान पर अटैक्स हैं उसमें अपने बेसेस यूज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए अलाउ कर दिया। और अब ये बेसिकली यूएस बॉम्बर्स जो आरएएफ फेयरफोर्ड है यूनाइटेड किंगडम का और डीजो ग्रेशिया बेस जो इंडियन ओशन में है उससे ऑपरेशंस कर रहे हैं, और ये दोनों बेसेस जो है यूके के अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिवली डेड सेज क्रेमलिन एड। तो यहाँ पर रशिया ने कहा है कि वेस्ट एशिया में यूएस इजराइल का जो ईरान पर अटैक है उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिकली ख़त्म जैसा हो गया। तो यहाँ पर रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में कंट्रीज़ उसका जो है फॉलो नहीं कर रही हैं। रशिया ने यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पुराने प्रपोजल को दोबारा रिव्यू करने की बात कही है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं P5, जो कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उसका एक समिट बुलाने का सजेशन था उनका, ताकि ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर डिस्कशन हो सके। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि यूएस को ईरान पर अटैक के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान्स क्लियर करने चाहिए और बताना चाहिए कि ये एक्शंस इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ कैसे अलाइन होते हैं।
तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरे वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी मेरा कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूज़ जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।